हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि थंबनेल देखकर तो आप समझ गए होंगे कि आज के इस वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रियल गैस और लिक्विफिकेशन ऑफ गैस दोनों चैप्टर्स के कंबाइन करके हमने 15 क्वेश्चन लिए हैं, 15 क्वेश्चन लिए हैं और आपको 15 क्वेश्चन का आंसर, सल्यूशन और क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियोस, जिसमें हमने आपको एक वीडियो में रियल गैस के बारे में और दूसरे वीडियो में लिक्विफिकेशन ऑफ गैस के बारे में बताया है, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर आप ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर उसको नहीं देखा है तो आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। अदरवाइज अगर आप पढ़ चुके हैं कहीं पर तो फिर आप क्वेश्चन देखिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन क्या है? इन जूल थॉमसन इफेक्ट इन्वर्जन टेम्परेचर इज दैट बेलो व्हिच द गैस इज। देखिए क्वेश्चन समझिए। इन जूल थॉमसन इफेक्ट इन्वर्जन टेम्परेचर इज दैट, मतलब कि जूल थॉमसन प्रभाव में व्युत्क्रमण ताप वह है जिसके नीचे कोई गैस। देखिए हमने आपको बताया था जूल थॉमसन इफेक्ट में, ठीक है, हमने आपको बताया था कि जूल थॉमसन इफेक्ट में अगर किसी गैस का टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर से ज़्यादा होगा तो वो तापन का गुण दिखाएगी, मतलब कि थर्मल का गुण दिखाएगी, थर्मल का। और अगर इन्वर्जन टेम्परेचर से कम है, इन्वर्जन टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर कम है तो वो जो दिखाएगी वो कूलिंग का गुण दिखाएगी, मतलब कि इन्वर्जन टेम्परेचर से कम है तो ये कूलिंग का गुण दिखाएगी, मतलब कि ठंडा होगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगी? ठंडा होगी, गैस क्या होगी? ठंडा होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है कि द टीसी ऑफ अ गैस, मतलब द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज 31 डिग्री सेल्सियस and room temperature is 27 डिग्री सेल्सियस, then effect of gas in room is, मतलब रूम का टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। कितना है? रूम का टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। और क्या बोल रहा है कि गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है? 31 डिग्री सेल्सियस। मतलब 31 डिग्री सेल्सियस के नीचे वो गैस क्या हो जाएगी? वो लिक्विड हो जाएगी। 31 डिग्री क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ कि इसके नीचे वो गैस लिक्विफाइड हो जाएगी, मतलब 27 में आएगी, यानी इसके नीचे आएगी तो वो लिक्विफाइड हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या है कि एन आइडियल रेफ्रिजरेटर इज ऑपरेटिंग बिटवीन टू रिजर्वर एट -20 डिग्री सेल्सियस एंड 40 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली, कैलकुलेट्स इट्स एफिशिएंसी ईटा। देखिए हमने आपको फार्मूला बताया था, क्या किसका फार्मूला? हमने आपको फार्मूला बताया था रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी की। क्या बताया था कि ईटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 - T2/T1। क्या बताया था? ईटा इज इक्वल टू 1 - T2/T1। अब यहाँ पर T2 देखिए क्या है। देखिए अगर आपको ऐसे सिंक और सोर्स, देखिए T2 होता है किसका टेम्परेचर? सिंक का, और T1 जो होता है वो सोर्स का टेम्परेचर होता है। लेकिन आपको यहाँ पर सिंक और सोर्स नहीं दिया होता है, ठीक है। तो सिंक और सोर्स आपको नहीं दिया गया है। रिजर्वर का मतलब क्या हुआ? रिजर्वर का मतलब हुआ कि रिजर्वर का मतलब आप लोग ध्यान से समझिए, सिंक और सोर्स का होता है, ठीक है। रिजर्वर का मतलब होता है कि सिंक और सोर्स का रेस्पेक्टिवली का मतलब यही होता है, यानी कि ये रिजर्वर का है, वो ये सिंक का है और ये सोर्स का है, ठीक है। सोर्स को हम T1 मानते हैं, यानी T1 कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस। अब अगर इसको हम किस में चेंज करें? केल्विन में, तो ये आ जाएगा लगभग 273 + 40 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 313 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब अगर T2 की बात करें तो T2 हमारा है क्या? -20 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 253 डिग्री सेल्सियस। अब एफिशिएंसी हमको निकालना है तो ईटा इज इक्वल टू हो जाएगा क्या? 1 - T2 यानी कि क्या? 253 बटे T1 यानी कि 313 डिग्री सेल्सियस। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व कर देते हैं थोड़ा बहुत तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा लगभग 313 - 253 होगा। 313 - 253 बटे 313 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा? 3 में से 3 गया 0, 11 में से 5 गया 6, यहाँ पर 2 में से 2 गया 0, मतलब 60 बटे 313 आएगा। अब अगर आप इसको और सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 0.19, ठीक है, 0.19। ये आ गई आपकी इफिशियंसी, किसकी वैल्यू? ईटा की। अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, यानी कि क्या आ जाएगा? 90%। इफिशियंसी कितनी आ गई? 90%, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है।
कि व्हिच गैस शोज थर्मल इफेक्ट इन जूल थॉमसन इफेक्ट। क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सी गैस जूल थॉमसन इफेक्ट में थर्मल यानी कि तापन का गुण दिखाएगी। देखिए हमने आपको बताया था कि तापन का गुण दिखाने के लिए गैस का टेम्परेचर जो होना चाहिए वो नॉर्मल टेम्परेचर बोल रहा है, मतलब कि 27 डिग्री सेल्सियस पर। कितने पर? 27 डिग्री सेल्सियस पर इसमें से कौन सी गैस जो है वो थर्मल दिखाएगी, मतलब तापन का गुण दिखाएगी। तो तापन का गुण दिखाने के लिए इन्वर्जन टेम्परेचर से अधिक होना चाहिए नॉर्मल टेम्परेचर, इन्वर्जन टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर पर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जिसका इन्वर्जन टेम्परेचर इससे कम होगा वही इसमें तापन का गुण दिखाएगी। क्योंकि ये इन्वर्जन टेम्परेचर से ज़्यादा होगा तभी तापन का गुण दिखाएगी। ठीक है, तो किसका देखते हैं कम है। तो हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन का हमने आपको बताया था क्या होता है, इन्वर्जन टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस। हीलियम का क्या होता है, तो हीलियम का होता है -258 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहाँ पर दोनों का इन्वर्जन टेम्परेचर जो है वो इससे कम है, यानी कि यही जो होगा हमारा तापन का गुण दिखाएगी, हाइड्रोजन और हीलियम गैस। ठीक है, समझ में आया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें पूछा है कि द वैल्यू ऑफ R/8 TC/PC, ये क्या होगी, इसकी वैल्यू पूछ रहा है इसमें। ठीक है, तो आपको हम बता दें कि जो TC की वैल्यू होती है वो हमने आपको बताया है, क्या क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती है 8A/27 BR। ठीक है, और जो PC की वैल्यू होती है, PC की वैल्यू क्या होती है ये भी हमने आपको बताया है, क्या होता है PC इक्वल टू होता है A/27B²। ये होता है PC की वैल्यू A/27B²। अब देखिए यहाँ पर हमको R/8 TC/PC निकालना है, तो क्या करेंगे R/8 TC की वैल्यू क्या है 8A/27BR अपान PC करेंगे, यानी कि उल्टा हो जाएगा, जो PC का होता होगा उसी का उल्टा हो जाएगा आगे जाकर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 27B²/A। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए 8 से 8 कैंसिल, BR होता है ये। ठीक है, R से R कैंसिल, A से A कैंसिल, 27 से 27 कैंसिल, एक B से एक B कैंसिल, बचा क्या, केवल यही एक B बचा। तो यानी कि क्या आ गया आंसर, B आ गया। ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द रेशियो ऑफ बॉयल्स टेम्परेचर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर इज। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द रेशियो ऑफ बॉयल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर इज। मैंने इसके जस्ट पहले लेक्चर में आपको क्रिटिकल टेम्परेचर और बॉयल टेम्परेचर में एक रिलेशन बताया था, क्या कि TB इक्वल टू होता है 27/8 TC। ये होता है बॉयल टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर में रिलेशन। ठीक है, और बॉयल टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर में आपको क्या निकालना है, रेशियो, यानी TB/TC करेंगे तो क्या आ जाएगा 27/8, यानी कि 27:8। ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि द चेंज इन टेम्परेचर रिलेटेड टू द डिफरेंस ऑफ प्रेशर ऑन टू साइड्स ऑफ पोरस प्लग। देखिए जूल थॉमसन इफेक्ट में हमने आपको बताया था क्या कि क्या होता है, जो वर्क होता है, वर्क डन, जूल थॉमसन इफेक्ट में जो वर्क डन होता है गैस को एक सिरे से मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक ले जाने में जो वर्क डन होता है उसका फार्मूला हमने आपको बताया था PI - PF 2A/RT - B। ये हमने आपको फार्मूला बताया था जूल थॉमसन इफेक्ट में, आपको याद होगा अगर पढ़े होंगे तो। और फिर हमने आपको बताया था कि टेम्परेचर में जो परिवर्तन होता है उसका फार्मूला क्या होता है W = -CP × ΔT। अब इसी को हम यहाँ पर रख देते हैं तो क्या हो जाएगा -CP × ΔT = क्या हो जाएगा PI - PF 2A/RT - B। ठीक है, ये हो जाएगा। देखिए पूछ क्या रहा है, टेम्परेचर द चेंज इन टेम्परेचर यानी कि ΔT रिलेटेड टू द डिफरेंस ऑफ प्रेशर। डिफरेंस ऑफ प्रेशर मतलब इससे किस प्रकार का रिलेशन रख रहा है ऑन टू साइड्स ऑफ पोरस प्लग। मतलब क्या बोल रहा है कि ΔT जो है इससे किस प्रकार का रिलेशन रख रहा है। तो इससे रिलेशन क्या है आप लोग देख सकते हैं, ΔT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PI - PF, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द वान डर वाल्स कांस्टेंट ए इज फंक्शन ऑफ। देखिए वान डर वाल्स इक्वेशन आप लोग जानते हैं रियल गैस का, क्या होता है P + A N²/V² V - NB = nRT। देखिए ये A जो है ये किसका फंक्शन है, प्रेशर का है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन क्या है, द टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन फॉर हीलियम एंड H2 गैस आर रेस्पेक्टिवली। देखिए टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन हमने अभी आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 4 में
पीछे करके आप देख सकते हैं क्या होता है। इन्वर्जन टेम्परेचर फॉर हीलियम का हमने बताया 258 होता है और हाइड्रोजन का -80 डिग्री सेल्सियस होता है। ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से करिएगा। बोल रहा है अ डायटोमिक गैस इज इनिशियली एट 18 डिग्री सेल्सियस। इनिशियली का मतलब इसका प्रारंभिक टेम्परेचर कितना है 18 डिग्री सेल्सियस, यानी T1 = 18 डिग्री सेल्सियस। कॉम्प्रेस्ड एडियाबेटिकली टू 1/8 ऑफ इस वॉल्यूम, ठीक है, मतलब कि इसका वॉल्यूम जो है उसको संपीड़न द्वारा मतलब कॉम्प्रेस करके इसका 1/8 कर दिया गया। प्रारंभिक मान लेते हैं क्या था V1, तो V2 क्या हो जाएगा V1/8 हो गया, ठीक है, ठीक। तो बोल रहा है कि द टेम्परेचर आफ्टर कंप्रेशन विल बी, तो बोल रहा है कि ये टेम्परेचर अब क्या होगा, मतलब जब V2 V1/8 हो गया तो अब टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ठीक है। T1 18 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए आपको हम बता दें एडियाबेटिकली मतलब रुद्धोष्म प्रक्रम में होता है, ठीक है। रुद्धोष्म प्रक्रम में T और V में रिलेशन क्या होता है, तो हमने आपको बताया था TV की पावर λ-1 = कांस्टेंट, यही रिलेशन होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में, ठीक है। तो अब इसका कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि T1 V1 की पावर λ-1 = T2 V2 की पावर λ-1, ये हो जाएगा। यानी T1/T2 = क्या हो जाएगा V2 की पावर λ-1 V1 की पावर λ-1, ठीक है। अब V2 का वैल्यू क्या है V1/8, यानी हम यहीं पर रख देंगे क्या V2 की वैल्यू V1/8, यानी V1/8 V1 की पावर λ-1, V1 से V1 कैंसिल, T1/T2 इज इक्वल टू क्या हो गया 1/8 की पावर λ-1। अब देखिए बोल रहा है क्या कि डायटोमिक गैस, और हमने आपको ये भी बताया था कि डायटोमिक गैस का जो लेमडा की वैल्यू होती है डायटोमिक गैस के लिए, लेमडा की वैल्यू क्या होती है 1.04, ये होता है डायटोमिक गैस के लिए लेमडा की वैल्यू। ये निकालना भी हमने आपको पहले लेक्चर में बता दिया है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा T1/T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए T1/T2 इज इक्वल टू 1/8 की पावर 1.04 में से 1 घटा देंगे तो 0.04 आएगा। अब इसको अगर हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जगह नहीं बच रहा है, देखिए T1/T2 इज इक्वल टू 1/8 की पावर 2/5, ये आ जाएगा, ठीक है, 8 की पावर 2/5। तो T2 क्या हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा T1 × 1/8 टू पावर 25 इंटू क्या T1, 1 नहीं होगा यार, ये ऊपर ही रहेगा 8 की पावर 25 इंटू T1, ठीक है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा बोरिंग हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 8 की पावर 2/5 T1, ये हो जाएगा T2 की वैल्यू, ठीक है। अब देखिए T1 की वैल्यू क्या है, T1 की वैल्यू क्या है 18 डिग्री सेल्सियस, कितना है 18 डिग्री सेल्सियस, तो यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर 18 डिग्री सेल्सियस मिलेंगे, वैसे तो इसको किस में लिया जाता है केल्विन में लिया जाता है, अगर हम केल्विन में लेते तो बदल जाता, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, बोल रहा है द रेशियो ऑफ इन्वर्जन टेम्परेचर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर इज, ठीक है, द रेशियो ऑफ इन्वर्जन टेम्परेचर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर इज। तो क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या होता है TC = क्या होता है 8/27 A/BR, ये होता है क्रिटिकल टेम्परेचर का फार्मूला। और इन्वर्जन टेम्परेचर का फार्मूला क्या होता है TI = होता है 2A/BR, ये होता है इन्वर्जन टेम्परेचर का फार्मूला, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पर सेट करेंगे अगर TI को, तो क्या हो जाएगा, इसको कर देंगे 4 × 2 8 को, ठीक है, और ये हमारा हो गया इन्वर्जन टेम्परेचर, यानी TC = 4/27 TI। अब इन्वर्जन टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर में रेशियो निकालेंगे तो TC/TI = 4/27, ये क्या आ रहा है कांस्टेंट ही तो आ रहा है, यानी कांस्टेंट होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखिए द एफिशिएंसी ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज ऑलवेज, देखिए एफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू क्या होता है 1 - T2/T1। अब ये देखिए आप 1 में से कुछ घट रहा है, यानी कि इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम ही आएगी, चूंकि 1 में से कुछ ना कुछ घट रहा है, यानी <1। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यानी क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, द कॉमनली यूज्ड गैस इन कॉमर्शियल एंड डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। क्या बोला, द कॉमर्शियली यूज्ड गैस, मतलब कि कौन सी गैस है जो कि रेफ्रिजरेटर में यूज की जाती है, फ्रिज में कौन सी गैस यूज की जाती है। अब हमने इसका डिस्कशन तो
यहाँ पर नहीं किया है इस चैप्टर में, लेकिन आपको बता दें कि आप क्लास 12 में इसको पढ़ चुके होंगे। ठीक है, फ्रेयान गैस, फ्रेयान गैस आप क्लास 12 में पढ़ चुके होंगे, यही गैस यूज़ की जाती है फ्रिज में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो बेस्ड है किस पर, देखिए फैराडे कुड नॉट सक्सीड इन लिक्विफाइंग ऑफ हाइड्रोजन। देखिए फैराडे कुड नॉट सक्सीड इन लिक्विफाइंग ऑफ हाइड्रोजन, तो आप तुरंत के तुरंत कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, हाइड्रोजन, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत आंसर है। क्या है, बिल्कुल गलत है, हाइड्रोजन बिल्कुल गलत है। आप यही सोचते होंगे कि हाइड्रोजन का इन्वर्जन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है, इसलिए इसका लिक्विफाइड नहीं कर पाए, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो यहीं पर आप गलती कर बैठेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि फैराडे, भैया ये फैराडे क्या किए थे, ये किसी को लिक्विड किए थे। शीतलन का सिद्धांत किसने दिया है, जूल और टॉमसन ने दिया है, तो वो होता तो हम मानते, लेकिन फैराडे इसमें क्या किए हैं, फैराडे का तो इसमें कोई महत्वपूर्ण नहीं, कोई भूमिका ही नहीं निभाई फैराडे ने, तो इसके लिए क्या होगा ऑप्शन, कुड नॉट सक्सीड मतलब ऑल ऑफ दिस, मतलब ये इनमें से किसी चीज का लिक्विफाइड नहीं कर पाए थे। ठीक है, ये इनमें से किसी चीज का लिक्विफिकेशन नहीं किए थे। अब जो लास्ट क्वेश्चन बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, तो टाइम तो ज़्यादा हो ही गया है, इसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस टाइप का हमने एक क्वेश्चन आपको बता दिया है। कौन सा क्वेश्चन, तो इस टाइप का जो हमने आपको क्वेश्चन बताया है वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमने आपको इस टाइप का बता दिया है, तो इसको आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, और इसका आंसर जो कौन सा ऑप्शन होगा, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है ऑप्शन। ठीक है, जो ऑप्शन सही होगा केवल ऑप्शन नंबर आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर जिसको हमने लाइक दिया वो समझ लीजिए कि उसका आंसर सही है, जिसको लाइक नहीं मिला उसका आंसर गलत है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।